अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बाबा, इस इलाके में सांपों की तादाद कम हो रही है, बल्कि ना होने के बराबर हो गई है। तैमूर ने अपने बाप की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटा, काफ़ी दिनों से सांप नहीं मिल रहे। लगता है डर की वजह से सांप ये इलाका छोड़ रहे हैं। तैमूर का बाप नासिर उदास लहजे में बोला। बाबा, लगता है हमें ये इलाका और गांव छोड़ना पड़ेगा। कल शेरा बता रहा था कि उसने सुना है कि राजनपुर में सांपों की काफ़ी तादाद मौजूद है। तैमूर ने बताया। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है। पेट के लिए तो जगह बदलना पड़ेगी। अनाज के दाने हमें हर वक्त सफ़र पर लगाए रखते हैं, नासिर ने कहा। हाँ बाबा, हमारा यही मकसद है और मुकद्दर भी। एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव। अब तो सांप भी इंसानों की तरह समझदार होने लगे हैं, खतरे को महसूस करने लगते हैं और हमारे रिस्क के दुश्मन बनने लग गए हैं। तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए, सांप कितने ही समझदार क्यों ना हो जाए, वो हमारे रिस्क के दुश्मन नहीं बन सकते, क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात तो रब की है और रब की ज़ात हर हालत में रिस्क से नवाजती है। यही तो ज़ात की खासियत है। गरीब हो या अमीर, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, इंसान हो या जानवर, वो हर एक को रिस्क देता है। तैमूर के बाप ने कहा। समंदर में मछलियां ख़त्म होने से या गांव में सांप ख़त्म होने से हमारा रिस्क ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि हमारे रिस्क की जगह तब्दील हो जाती है। हाँ बाबा, हमारी ज़िंदगी ही ऐसी है, तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, तेरी शादी ना कर दूं? नासिर ने किसी ख्याल के तहत पूछा। मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? तैमूर हैरान हुआ। तो तेरी शादी नहीं करनी क्या? नासिर ने सवालिया निगाहों से तैमूर की तरफ देखा। नहीं बाबा, अभी कुछ अरसा ठहर जाओ फिर सही। और तैमूर ने नफ़ी में सर हिलाया। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मैंने तो साथ वाले कबीले वालों से बात की थी। वहाँ एक सपेरे की बेटी है, फरीदा, बड़ी खूबसूरत लड़की है और अच्छी सपेरन भी। तेरे काम में तेरी मदद भी करेगी। तैमूर के बाप ने उसे समझाया। बाबा, अभी नहीं, अभी मैं आज़ादी से अपने काम को समझना चाहता हूँ, सांपों के हर पैंतरे को समझना चाहता हूँ, नागमणि की हकीकत। तैमूर अपनी ही धुन में बोले जा रहा था कि नासिर ने उसे गुस्से से टोका। तैमूर! तैमूर यकदम सहम गया। उसके बाप ने होश संभालने से लेकर अब तक उसे कभी डांटा नहीं था। आज ये पहली मर्तबा हुआ था। क्या हुआ बाबा? तैमूर घबराहट के बाई सकलाया। नागमणि का जिक्र तू दोबारा नहीं करेगा। नागमणि इंसान का दुश्मन है, पता है उस नागमणि से? अचानक नासिर कहते कहते रुक गया। क्या बाबा, आप चुप क्यों हो गए? तैमूर ने तेजी से पूछा। बेटा, ये नागमणि का हुसूल इंसान की मौत का बाइस बनता है। इस चक्कर में हरगिज़ ना पड़ना। इस चक्कर में जो भी सपेरा पड़ा उसने अपनी जान ही गंवाई है। सांपों की ज़िंदगी बड़ी पुरस्कार होती है, उनमें घुसने की कोशिश हरगिज़ ना करना। उन्हें सिर्फ अपने रिस्क का ज़रिया समझो, इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ भी नहीं। नासिर ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है बाबा, जैसे आप कहें। तैमूर ने किसी फर्माबरदार बेटे की तरह असबात में सर हिलाया। वो अपने बाप की हर बात मानता था, क्योंकि उसके बाप ने उसे बड़े प्यार से पाला था। माँ की शक्ल तो उसने होश संभालने के बाद कभी देखी ही नहीं थी। बाबा ठीक है, आप आराम करो, कल हम राजनपुर के लिए निकलेंगे, तैमूर ने कहा। ठीक है बेटा, सांपों को पिटारी से निकालकर उनकी जगह पर छोड़ दो, तैमूर के बाप ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। बाबा, जब से मैंने होश संभाला है आप किसी न किसी जहरीले सांप को खेमे की निगरानी पर ज़रूर लगाते हो, ऐसा क्यों? तैमूर ने पूछा। बेटा, हम काम भी तो ऐसा करते हैं ना, सांप पकड़ते हैं। ना जाने कौन सा सांप हमारा दुश्मन बन जाए और सोते में हमला कर दे। इंसान सोता है, आंख बंद करके जागते में तो इंसान उनका हल सोच सकता है, लेकिन सोते में नहीं। इसलिए मैं किसी न किसी सांप को झोंपड़ी की निगरानी पर लगाता हूँ। और ये शांतु काफ़ी पुराना सांप है और वफादार भी है। वैसे भी लोहे को लोहा काटता है, तैमूर के बाप ने उसे समझाया। और तैमूर ने इस बात में सर हिलाते हुए एक तरफ पड़ी पिटारी उठाई और उसका ढक्कन खोल दिया। एक काले रंग के नाग ने तेजी से अपना सर बाहर निकाला। तैमूर ने पिटारी ज़मीन पर रख दी। सांप फुंकारता हुआ पिटारी से बाहर निकल आया। तैमूर ने पिटारी का ढकना बंद करके वापस उसे उस जगह पर रख दिया और खुद चारपाई पर लेट गया।
नागमणि के मौजू पर उसके बाप को काफ़ी गुस्सा आया था। बशीरा उसका सपेरा दोस्त था। उसी ने उससे नागमणि का जिक्र किया था, लेकिन उसने नागमणि का जिक्र अपने बाप से किया तो वो आपे से बाहर हो गया था। अभी वो सोचों में गुम नींद की मीठी आगोश में जा सोया। उसे पता ही न चला। शांतु झोंपड़ी में कभी रेंगने लगता और कभी कुंडली मारकर बैठ जाता। वो वाकई बड़ी जिम्मेदारी से झोंपड़ी की निगरानी कर रहा था। अचानक झोंपड़ी में दूसरी फुंकार सुनाई दी। शांतु ने तेजी से गर्दन घुमाई। उसके पीछे उसी जैसा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस सांप ने तेजी से शांतु पर हमला किया। दोनों सांपों में खूनी और खौफनाक जंग छिड़ गई। कभी शांतु उस सांप पर भारी पड़ता तो कभी वो सांप शांतु पर भारी पड़ जाता। काफ़ी देर ये जंग जारी रही। आखिरकार ये जंग शांतु की मौत पर ख़त्म हुई। ऐसा नहीं था कि शांतु ने आसानी से जान दे दी थी, बल्कि उसने दूसरे सांप को काफ़ी हद तक जख्मी कर दिया था। वो सांप भी ज़मीन पर पड़ा लंबी लंबी फुंकारें मार रहा था। अचानक तैमूर के बाप नासिर की आंख खुली। उसकी निगाह ज़मीन पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। इससे पहले कि वो आवाज़ देकर तैमूर को उठाता, ज़मीन पर फुंकारे मारता सांप एकदम उछला और नासिर के पांव पर डंक मार दिया। नासिर के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली तो तैमूर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी निगाह पहले ज़मीन पर मुर्दा हालत में पड़े शांतु पर पड़ी और फिर वो जल्दी से अपने तड़पते हुए बाप की तरफ बढ़ा। बाबा बाबा, ये क्या हो गया? तैमूर भर्राई हुई आवाज़ में बोला। बेटा, मेरे दिल पर एक बोझ है। तैमूर का बाप अटकती हुई सांसों के साथ बोला। बेटा, मैं तुम्हें बरसों पुराने एक राज से आगाह करना चाहता हूँ। जी बाबा, बोलिए, तैमूर ने रोते हुए पूछा। मगर नासिर का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। तैमूर दाढ़े मार मार कर रोने लगा था। पूरे बंगले में भगदड़ मची हुई थी। बंगले के सारे मुलाजिमीन इधर उधर दौड़ रहे थे और उस घर का सबसे बड़ा इमदाद हुसैन मुलाजिमों पर बरस रहा था। कमबख्तो, ढूंढो उस सांप को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इमदाद हुसैन चिल्लाते हुए बोला। अभी थोड़ी देर पहले इमदाद हुसैन की बीवी ने अपने कमरे में एक सांप देखा था, जो हुमेरा के चीखने पर एकदम रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। इमदाद हुसैन के मुलाजिमों ने पूरा बंगला छान मारा था, मगर वो सांप कहीं भी ना मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उस सांप को आसमान खा गया था या ज़मीन निगल गई थी। मालिक, हमने पूरा बंगला छान मारा है, मगर वो सांप कहीं भी नहीं है। आखिरी कोशिशों के बाद मुलाजिमीन ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। निकम्मे हो गए हो तुम सब के सब, एक सांप को नहीं पकड़ सकते? इमदाद हुसैन का पारा मुकम्मल तौर पर चढ़ा हुआ था। बेटा, एक सांप ही तो था, निकल गया होगा, इमदाद हुसैन की माँ जन्नत बीबी ने कहा। बिल्कुल भैया, वो चला गया होगा। अब इतने मुलाजिम उसे ढूंढ रहे हैं, आखिर उसे अपनी जान प्यारी है, इमदाद हुसैन के भाई अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इमदाद हुसैन से छोटा था। अबू, मैंने सांप कभी नहीं देखा, इमदाद हुसैन के बेटे फहद ने कहा। अल्लाह करे कभी देखो भी ना, फहद की माँ हुमेरा ने उसे गले लगाते हुए कहा। वो इतना खौफनाक सांप था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। चलो अब अपने अपने कमरों में, वो सांप चला गया होगा। और जन्नत बीबी ने कहा तो सब असबात में सर हिलाते हुए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। अब्बू, ये सांप दिखने में कैसे होते हैं? फहद ने इमदाद हुसैन से पूछा। तुम चुप नहीं करते, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें, हुमेरा ने गुस्से से फहद को हाथ दिखाया। बेगम बच्चों को ऐसे नहीं डांटते, बल्कि प्यार से समझाते हैं, इमदाद हुसैन ने हंसते हुए कहा। आपके लाड प्यार नहीं तो इसे बिगाड़ा है, दिन ब दिन जिद्दी होता जा रहा है, हुमेरा ने मुंह बनाते हुए कहा। बच्चा है, समझ जाएगा, इमदाद हुसैन प्यार से बोला। बचपन से ही तो बच्चा समझता है, और आप हैं कि इसकी आदतें ख़राब करने पर तुले हुए हैं, हुमेरा ने कहा। वो तीनों अब अपने कमरे में आ चुके थे। अच्छा, आज के बाद मैं तुम माँ बेटे के बीच में नहीं आऊँगा, इमदाद हुसैन ने हथियार डालते हुए कहा। जन्नत बीबी बेड पर लेटी गहरी सोचों में मुब्तला थी और बंगले में आने वाले सांप के बारे में सोच रही थी, जो अचानक गायब हो गया था। ये सांप, जन्नत बीबी परेशानी से बुड़बुड़ाई। सुबह किसी सपेरे के पास जाऊंगी। जन्नत बीबी खुद से हमकलाम हुई। उन्हें प्यास महसूस हो रही थी। उन्होंने साइड टेबल पर पड़े हुए जग की तरफ देखा। वो खाली था। वो बेड से नीचे उतरी और कमरे से बाहर निकली तो अचानक उनकी नज़र नीचे कालीन पर पड़ी। वहाँ एक काले रंग का बड़ा सांप रेंग रहा था।
اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ جنت بی بی نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ سائڈ دیوار پر ایک کلہاڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ جنت بی بی نے ہولے سے دیوار سے وہ کلہاڑی اتاری اور ہلکے ہلکے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی۔ ان کے ہاتھ مضبوطی سے کلہاڑی پر جمے ہوئے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور دل کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جنت بی بی کافی بہادر عورت لگتی تھی، اسی لیے تو اس نے اپنے کسی بیٹے یا ملازم کو بلانے کی زحمت تک گوارا نہ کی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ خود ہی سانپ کا کام تمام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ مضبوطی سے پکڑی ہوئی کلاڑی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری، اور یہی جنت بی بی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اسی وقت جنت بی بی کی زوردار چیخ نکلی اور لہرا کر وہ فرش پر گر پڑی۔ وقت کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں۔ ایک اچھی مثال یہ مشہوری کے وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے۔ اسی طرح تیمور کا برا وقت بھی گزر گیا تھا۔ باپ کی موت کا صدمہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی شکل میں آیا، مگر وقت نے اس کے آنسو خشک کر دیے تھے۔ وقت کی ایک چھوٹی سی مثال اور بھی مشہور ہے کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ کسی سے کتنی بھی محبت کر لی جائے، لیکن جب سانسوں کی ڈور اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو پھر کسی شے پر چھائی ہوئی دھند کی طرح اس کی یادیں بھی دھندلی ہو جاتی ہیں۔ مگر جب اپنا کسی کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ انتقام بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تیمور کو سانپوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسی لیے اب ہر سانپ سے اسے نفرت ہو گئی تھی، سوائے شانتو کے، جس نے اپنی جان دونوں باپ بیٹوں کو بچاتے ہوئے دے دی تھی۔ دوسرے سانپ نے شانتو کی جان توڑ کوششوں کے باوجود ناصر کی جان لے لی تھی۔ تیمور اپنے دشمن سے بھی انجان تھا، لیکن اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ سانپ بہت طاقتور تھا اور انسانی شکل بھی اپنا سکتا تھا۔ تیمور اپنا گاؤں چھوڑ کر راجن پور آ گیا تھا۔ پیٹ کی بھوک کوئی غم نہیں دیکھتی، یہ انسان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تیمور بھی اس وقت ایک سنسان جگہ پر کھڑا تھا۔ اس کا تھیلا اس کے کندھے اور بین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے جھاڑیوں کا ایک لمبا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ تیمور نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ اس کی نظر ایک بلند ٹیلے پر پڑی۔ وہ اس ٹیلے کی طرف بڑھا۔ ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اس نے بین بجانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور کو جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک کالے رنگ کا سانپ تھا جو جھاڑیوں سے نکل کر رینگتا ہوا تیمور کے قریب آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ تیمور کافی دیر بین بجاتا رہا اور پھر اس کی سانس کمزور پڑنے لگی تو اس نے تیزی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سانپ کو پکڑ لیا۔ سانپ کافی طاقتور تھا، وہ تیمور کے ہاتھوں میں بری طرح مچل رہا تھا۔ تیمور نے دوسرے ہاتھ سے تھیلے سے پٹاری نکالی اور سانپ پٹاری میں رکھنے کے بعد پٹاری واپس تھیلے میں رکھ لی۔ وہ ٹیلے سے نیچے اتر آیا۔ تیمور کو یقین تھا کہ اس سانپ سے کافی زہر نکلے گا۔ فہد نے اپنی ٹیچر سے واش روم جانے کی اجازت چاہی۔ یس یو کین گو، ٹیچر نے اسے اجازت دی۔ وہ کلاس روم سے باہر آیا۔ باہر ایک لمبی راہداری تھی اور ارد گرد کمرے تھے جن میں باقی استاد اپنی کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر واش روم تھے۔ وہ واش روم میں داخل ہوا۔ کنڈی لگانے کے بعد اچانک اسے پھنکار کی تیز آواز سنائی دی۔ فہد نے تیزی سے پینٹ کی زپ چڑھائی اور چیختا ہوا واش روم سے باہر نکل آیا۔ باہر تمام کلاسوں کے بچے اور ٹیچر جمع ہو چکے تھے۔ کیا ہوا فہد؟ ایک ٹیچر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ وہ واش روم میں سانپ ہے، فہد نے اکلاتے ہوئے بتایا۔ کہ کیا؟ کئی آوازیں بیک وقت ابھری۔ تھوڑی دیر بعد وہاں میڈم بھی آ گئی۔ یہ کیا بھیڑ لگا رکھی ہے سب نے؟ میڈم غصے سے بولی۔ وہ میڈم واش روم میں سانپ موجود ہے، ایک ٹیچر نے اکلاتے ہوئے بتایا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ایک کالے رنگ کا لمبا سا سانپ واش روم سے باہر نکلا اور رینگتا ہوا ایک طرف بنی کیاریوں میں گم ہو گیا۔ اسی وقت وہاں چوکیدار آیا اور کیاریوں میں سانپ کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہاں کہیں بھی سانپ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد میڈم نے سارے بچوں اور ٹیچرز کو واپس کلاسوں میں جانے کا حکم دیا۔ فہد کی کلاس میں اسی سانپ کا ذکر ہوتا رہا۔ چھٹی ہونے پر فہد گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچا۔ باہر لون میں کچھ لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں امداد حسین اور احمد بھی افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جنت بی بی کو مرے ہوئے آج چوتھا روز تھا۔ جنت بی بی اسی رات کچن میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ ان کے پیروں پر ڈنک کا نشان تھا
फहद अब्बू अब्बू कहता हुआ इमदाद हुसैन की तरफ बढ़ा। उसी वक्त फहद के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। अरे फहद को सांप ने काट लिया। लॉन में बैठे हुए अफराद की आवाज़ें गूंजी। वो जा रहा है सांप। इमदाद हुसैन और अहमद ने आगे बढ़कर जल्दी से गिरते हुए फहद को संभाला। जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो, इमदाद हुसैन चिल्लाते हुए बोला। इमदाद हुसैन फहद को उठाकर कमरे में ले आया। हुमैरा घर के लिए सामान लेने गई थी। फहद के होंठों का रंग नीला पड़ गया था। थोड़ी देर बाद उनका फैमिली डॉक्टर आ गया। चेकअप करने के बाद मायूसाना लहजे में कहा, इमदाद साहब, जितनी जल्दी हो सके फहद को अस्पताल ले जाएं। दिल की धड़कन धीमी पड़ रही है। लगता है जहर तेज़ी से जिस्म में फैल रहा है। इमदाद हुसैन और अहमद ने फहद को गाड़ी में लिटाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने नब्ज़ देखी तो बोला, सॉरी इमदाद साहब, आपने आने में बहुत देर कर दी। बच्चा सांसों की डोरी से आज़ाद हो चुका है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, इमदाद हुसैन रोते हुए बोला। अपने आप को संभालिए इमदाद साहब, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। डॉक्टर ने इमदाद हुसैन को हौसला देते हुए कहा, मगर ऐसी हालत में हौसला कहाँ से आता। वो रोता रहा। मैं इस बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ। अचानक एक आवाज़ गूंजी तो सब हैरानगी से उस तरफ देखने लगे। तैमूर ने उस घर के बाहर हुजूम देखा तो उस तरफ बढ़ा। यहाँ क्या हुआ भाई? तैमूर ने एक आदमी से पूछा। इमदाद हुसैन के बेटे को सांप ने काट लिया है, उस आदमी ने बताया। सांप ने? तैमूर हैरान हुआ। हाँ सांप ने, उसी आवाज़ ने इस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। कहाँ है वो बच्चा? तैमूर ने पूछा। यहाँ पास में ही एक अस्पताल है, फहद को वहीं लेकर गए हैं, उस आदमी ने बताया। तैमूर जल्दी से अस्पताल की तरफ भागा। वो अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा डॉक्टर ने फहद की मौत का ऐलान कर दिया था। मैं इस बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ, तैमूर पुरसोच अंदाज में गोया हुआ तो सब हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगे। ये क्या कह रहे हो तुम? डॉक्टर गुस्से से बोला। तैमूर ने डॉक्टर का जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर फहद की आंखों को खोल कर देखा और फिर नब्ज देखी। ये बच्चा जिंदा है, अभी मरा नहीं, तैमूर ने पुख्ता लहजे में ऐलान किया। तुम पागल तो नहीं हो गए जंगली? इसे अंदर किसने आने दिया? गार्ड, इसे बाहर निकालो, डॉक्टर ने एक तरफ खड़े गार्ड से कहा तो गार्ड तेजी से तैमूर की तरफ बढ़ा। साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपका बेटा भी मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है, तैमूर ने इमदाद हुसैन की तरफ देखते हुए कहा। ठहरो एक मिनट, इमदाद हुसैन ने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा। इमदाद साहब, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, उसके बावजूद आप इन सपेरों की बातों पर यकीन कर रहे हैं। डॉक्टर का लहजा हैरत से भरपूर था। हमें भी आपके बेटे की मौत का अफसोस है, मगर ये 100% मर चुका है। डॉक्टर साहब, आप बच्चे को मुर्दा कह रहे हैं, जबकि मेरा कहना है कि यह बच्चा 100% जिंदा है। तैमूर का लहजा बदस्तूर पुख्ता था। क्या तुम डॉक्टर हो जाहिल इंसान? तुम मुझे झुठला रहे हो, डॉक्टर ने गुस्से से कहा। बात यह नहीं है डॉक्टर साहब, आप मुझे सिर्फ आधा घंटा दें, इंशाल्लाह ये बच्चा आपकी आंखों के सामने आंखें खोलेगा, तैमूर ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। आजमाने में क्या हर्ज है डॉक्टर साहब, इमदाद हुसैन ने कहा। अब उस जगह काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। इमदाद साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर ने इमदाद हुसैन की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, इस नौजवान ने जिस सच्चे दिल से इंशाल्लाह कहा है, मुझे इसकी बात में सच्चाई नज़र आ रही है, इमदाद हुसैन ने कहा और फिर तैमूर की तरफ मुड़ा। देखो सपेरे, अगर तुमने अपनी कही बात सच कर दी तो मैं तुम्हें नोटों में तोल दूंगा, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो थाने में तुम्हारा वो हाल करवाऊंगा कि तुम याद रखोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, तैमूर ने कहा। नोटों वाली बात मैंने पहले की है, इमदाद हुसैन ने कहा। मुझे नोटों से कोई दिलचस्पी नहीं है इमदाद साहब, नोटों का लालच आप किसी और को दीजिएगा। मुझे मेरा रब इतना रिस्क दे देता है कि मैं 2 वक्त की रोटी पेट भर कर खाता हूँ, तैमूर ने संजीदा लहजे में कहा। तो फिर इसके अलावा तुम्हारी क्या शर्त है? इमदाद हुसैन ने हैरानगी से पूछा। मेरी शर्त यह है कि इस आधे घंटे में मैं जो कुछ भी करूँगा मुझे कोई नहीं टोकेगा, तैमूर ने कहा। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, इमदाद हुसैन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। अब सबकी नज़रें तैमूर पर टिकी हुई थी कि वो क्या करने वाला है। तैमूर ने अपने थैले से एक तेजधार चाकू निकाला। सब हैरान सा नज़रों से तैमूर की तरफ देखने लगे।
تیمور نے سب کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر فہد کے پاؤں پر زخم لگایا۔ فہد کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ تیمور نے اپنی مٹھی بند کی اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ پڑھتا رہا اور پھر اس نے آنکھیں کھول کر اپنی مٹھی فہد کی طرف کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اسی وقت فہد کے پاؤں سے نکلتے خون کا رنگ نیلا ہو گیا۔ سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ 2-3 منٹ بعد خون کا رنگ دوبارہ لال پڑ گیا۔ اب سب کی نظریں فہد پر جمی ہوئی تھی۔ اب تیمور کی نظریں بھی فہد پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ اب بھی ہل رہے تھے۔ اچانک سب نے حیران کن منظر دیکھا کہ فہد کی بے جان پلکوں میں حرکت سی ہوئی اور پھر اس نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھول دی۔ ابو، فہد نے امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور امداد حسین روتا ہوا فہد کے گلے لگ گیا۔ بے اختیار وہاں موجود لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پیشہ ضرور مرتے ہوئے انسان کی جان بچانا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مریض کی جان آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ انسان کی زندگی اور موت کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ آپ کے پیشے نے زندہ بچے کو مردہ قرار دے دیا، لیکن میں نے تحمل مزاجی سے اس نوجوان کا معائنہ کیا اور مجھے اس کے جسم میں زندگی محسوس ہوئی۔ آپ کے پیشے نے نہ جانے کتنے زندہ انسانوں کو موت میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ تیمور کی تقریر نے ڈاکٹر کو لاجواب کر دیا اور تیمور کو ایک مرتبہ پھر پرجوش تالیاں سننی پڑی۔ سب کی داد بھری نظریں تیمور پر تھی اور تیمور خاموشی سے اب باپ اور بیٹے کی محبت دیکھ رہا تھا۔ اچھا امداد صاحب، اب میں چلتا ہوں۔ تیمور نے تھوڑی دیر بعد اجازت چاہی۔ نہیں، تم رکو۔ آج تم نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ اگر آج تم نہ ہوتے تو میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو دیتا۔ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، امداد حسین نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب امداد حسین، تیمور، فہد اور احمد امداد حسین کے گھر پر تھے۔ حمیرہ کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ جب ان کو تیمور کے کارنامے کا پتہ چلا تو وہ تیمور کے ہاتھ پکڑ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تیمور نے تیزی سے کہا، آپ روئے نہیں، انسانیت کے ناطے یہ تو میرا فرض تھا۔ امداد حسین، احمد اور تیمور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ امداد حسین نے پوچھا۔ تیمور نے اپنا نام بتایا۔ تم نے یہ کیسے کر دیا؟ امداد حسین نے پوچھا۔ کیا؟ تیمور نے بے خیالی میں پوچھا۔ فہد کو زندہ، امداد حسین نے بتایا۔ امداد صاحب، نعوذ باللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا بیٹا تو زندہ تھا، جسم میں زہر تو خیر پھیل گیا تھا، مگر اتنا نہیں کہ زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، تیمور نے کہا۔ اچھا، آج میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، امداد حسین نے کہا۔ کیسی باتیں؟ اور تیمور نے سوالیہ نگاہوں سے امداد حسین کی طرف دیکھا۔ ان سانپوں کا چکر ہمارے ساتھ کافی عرصے سے چل رہا ہے، امداد حسین نے عجیب بات کہی۔ کیا مطلب؟ اور تیمور حیران ہوا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب یہ کہ میرے والد صاحب کی موت بھی سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی، امداد حسین نے عجیب انکشاف کیا۔ اور میری ماں جنت بی بی کی موت بھی سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی، اور اگر آج تم وقت پر نہ آتے تو میرا بیٹا بھی، امداد حسین نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تیمور نے گہری سانس کھینچی۔ اس کا مطلب کہ سانپوں کی دشمنی ہے آپ کے خاندان سے؟ دشمنی؟ کیسی دشمنی؟ اس مرتبہ احمد بولا۔ یہ تو سانپ ہی جانے، اور تیمور نے کندھے اچکائے۔ میری بھی اکثر جب رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو کمرے میں سانپ کے پھنکارنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن جب لائٹ آن کرتا ہوں تو وہ سانپ مجھے کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ احمد نے بھی دل کی بات بتائی۔ میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ امداد حسین نے بھی احمد کی تائید میں سر ہلایا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ سانپوں کا کوئی گروہ یا کوئی سانپ آپ کا دشمن ضرور ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دوبارہ آپ لوگوں پر حملہ کرے گا، تیمور نے پختہ لہجے میں کہا۔ تو پھر تم کچھ کرو، تم سانپوں کے متعلق سب کچھ جانتے ہو، امداد حسین کا لہجہ التجائیہ تھا۔ ٹھیک ہے، کل میں اپنے قبیلے کے سردار سے بات کروں گا، وہ مجھے ضرور اس کا حل بتائیں گے، تیمور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ نہیں، تم آج رات ہمارے مہمان ہو، اگر وہ سانپ ہمارے دشمن ہیں تو یقیناً پھر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے آج رات تم یہیں رہو گے، امداد حسین نے کہا تو تیمور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بنگلے کی نگرانی پر مامور چوکیدار کی نظر اچانک فرش پر رینگتے ہوئے ایک سانپ پر پڑی تو وہ چونکا
और तेज़ी से सांप की तरफ बढ़ा। सांप रेंगता हुआ घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। चौकीदार घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ तो उसे सांप कहीं भी नज़र नहीं आया। वो हैरान रह गया कि सांप कहाँ चला गया। चौकीदार इमदाद हुसैन के कमरे की तरफ बढ़ा। इमदाद हुसैन के कमरे से पहले अहमद का कमरा आता था। अहमद के कमरे के करीब से गुजरा तो उसे अहमद के कमरे से सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। चौकीदार ठिठक कर रुका। उसने दरवाजे से कान लगा दिया। वो डबिया कहाँ है? अंदर से गरजदार मर्दाना आवाज़ आई जो चौकीदार के लिए अनजान थी। कौन सी डबिया? तुम किस डब्बी की बात कर रहे हो? अहमद की आवाज़ आई। नागमनी वाली डबिया। वही गरजदार मर्दाना आवाज़ दोबारा चौकीदार के कानों में पड़ी। कौन सा नागमनी? मैं किसी नागमनी के बारे में नहीं जानता और तुम मेरी गर्दन तो छोड़ दो। अहमद की आवाज़ आई। चौकीदार ने तेज़ी से अहमद के कमरे के दरवाजे पर जोर डाला और फिर एक हैरानकुन मंजर देखा। एक खूबसूरत नौजवान ने अहमद को गर्दन से पकड़ा हुआ था। कौन हो तुम? छोड़ दो अहमद साहब को, चौकीदार गरजदार आवाज़ में बोला। वो नौजवान तेज़ी से घूमा। उसकी अंगारा उगलती आंखें चौकीदार को ही घूर रही थी। उस नौजवान ने अपना हाथ चौकीदार की तरफ किया। चौकीदार की गर्दन में दर्द की तेज़ लहर उठी। हाथ में पकड़ी हुई गन उसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरी। चौकीदार ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा। वो लहराकर फर्श पर जा पड़ा। उधर तैमूर की आंखें एक झटके से खुली। वो हैरानगी से इर्द गिर्द देखने लगा। उसे एक अजीब सी तेज बू महसूस हो रही थी। वो जब से घर में आया था उसे ये बू हल्की हल्की आ रही थी, लेकिन अब ये बू तेज हो गई थी। वो बिस्तर से नीचे उतरा और कमरे से बाहर निकल आया। वो बू को सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो अहमद के कमरे के पास रुका। वहाँ चौकीदार मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था और अहमद बुरी तरह तड़प रहा था। वो तेज़ी से अहमद की तरफ बढ़ा। वो डबिया। अहमद बस इतना ही कह सका। उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। तैमूर तेज़ी से इमदाद हुसैन के कमरे की तरफ भागा। उसने इमदाद हुसैन ने दरवाज़ा खोला तो तैमूर को देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ तैमूर? खैरियत तो है? तुम इस वक्त यहाँ? इमदाद हुसैन ने फिक्रमंदाना लहजे में पूछा। जल्दी चलिए, उस सांप ने हमला कर दिया है। आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तैमूर ने तेज़ लहजे में कहा। कि क्या? इमदाद हुसैन जैसे चिल्लाया। वो तेज़ी से अहमद के कमरे की तरफ भागे। कमरे की हालत देखकर इमदाद हुसैन धाड़े मार मार कर रोने लगा। हुमैरा भी इमदाद हुसैन के पीछे ही आ गई थी। वो भी अहमद की हालत देखकर रोने लगी। अहमद को सांप ने डस लिया था। तैमूर, खुदा के लिए मेरे भाई अहमद का जहर भी निकाल दो, जिस तरह तुमने फहद के जिस्म से जहर निकाला था। इमदाद हुसैन तैमूर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले। नहीं इमदाद साहब, अब मैं ये नहीं कर सकता। तैमूर ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? इमदाद हुसैन ने सिसकते हुए पूछा। हर सपेरे को ये ताकत ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है, जो मैंने आपके बेटे की ज़िंदगी बचाने में लगा दी। और वैसे भी अहमद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तैमूर ने बताया। आखिर ये सांप मेरे घर वालों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इमदाद हुसैन चिल्लाते हुए बोले। मरने से पहले अहमद साहब किसी डबिया का जिक्र कर रहे थे, तैमूर ने कहा। डबिया? हैरत के बाइस इमदाद हुसैन के मुंह से निकला। क्या आप किसी डबिया के बारे में जानते हैं? तैमूर हैरान हुआ। हाँ, एक डब्बी मरने से कुछ दिन पहले मेरे वालिद ने मुझे दी तो थी। कहाँ है वो डब्बी? तैमूर ने तेज़ लहजे में पूछा। आओ मेरे साथ, इमदाद हुसैन ने उठते हुए कहा। वो सब इमदाद हुसैन के कमरे में आए। इमदाद हुसैन ने आगे बढ़कर कमरे में मौजूद तिजोरी खोली। तिजोरी में पैसों के ऊपर एक नीले रंग की बड़ी सी डब्बी पड़ी हुई थी। यह है वो डब्बी, इमदाद हुसैन ने कहा। तैमूर ने आगे बढ़कर उस डब्बी को हाथ लगाया तो उसे एक ज़बरदस्त झटका लगा। अरे ये क्या? तैमूर अपना हाथ पकड़ते हुए बोला। इस डब्बी पर तो मंतर पड़ा गया है। मंतर? कैसा मंतर? इमदाद हुसैन ने हैरानगी से पूछा। इस डब्बी के मुतालिक सांपों को पता न चले, और आज मुझे मालूम हो गया है कि सांप इस डब्बी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात की शदीद हैरत है। तैमूर कहते कहते रुका। कैसी हैरत? इमदाद हुसैन ने पूछा। इस डब्बी पर मंतर सिर्फ और सिर्फ एक कामयाब सपेरा ही पढ़ सकता है, तैमूर ने कहा। इमदाद हुसैन का बाप एक सपेरा ही था। अचानक कमरे में आवाज़ गूंजी। सबने हैरत से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। कौन हो तुम? इमदाद हुसैन ने हकलाते हुए जुमला अदा किया। मैं इस डब्बी का मालिक। क्या है इस डब्बी में? और तुम इस घर में दाखिल कैसे हुए?
इमदाद हुसैन ने उकताए हुए लहजे में पूछा। मैं अगर इस घर में दाखिल होकर तुम्हारे भाई को मार सकता हूँ तो इस कमरे में नहीं आ सकता क्या? वो नौजवान मुस्कुराते हुए बोला। तुम? पर अहमद को तो सांप ने डसा था, इमदाद हुसैन हैरानगी से बोला। मैं सांप ही तो हूँ, उस नौजवान ने कहा। क्या? इमदाद हुसैन चिल्लाते हुए बोले। हाँ इमदाद साहब, ये सांपों की ख़ास नस्ल से है जो 100 साल बाद इंसानी शक्ल सूरत इख्तियार कर लेती है, तैमूर ने कहा। फिर वो उस नौजवान की तरफ मुड़ा। लेकिन तुम ये क्या कह रहे थे कि इमदाद हुसैन का बाप एक सपेरा था? हाँ, बल्कि वो तुम्हारे बाप का सगा भाई था, उस नौजवान ने इंकिशाफ किया। क्या? इस दफ़ा तैमूर हैरान हुआ। हाँ, तुम्हारा बाप और इमदाद हुसैन का बाप सगे भाई थे, उस नौजवान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? इमदाद हुसैन को शायद यकीन नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज तक जो इतने कत्ल हुए हैं वो तुम्हारे और तैमूर के बाप की वजह से हुए हैं, सिर्फ एक नागमनी की खातिर। नासिर और इमदाद हुसैन के बाप काशिफ ने मेरे और मेरी बहन के माँ बाप को मार दिया, सिर्फ एक नागमनी की खातिर। और यहाँ तक कहकर उस नौजवान की आवाज़ रुंध गई। तुम्हारी बहन कहाँ है? तैमूर ने पूछा। वो सामने खड़ी है, उस नौजवान ने जिस तरफ इशारा किया उस तरफ देखकर तैमूर और इमदाद हुसैन को एक ज़ोरदार झटका लगा, क्योंकि उस नौजवान ने इशारा जिस तरफ किया था वो हुमैरा थी। हुमैरा? तुम? इमदाद हुसैन की ज़बान शायद उसका साथ नहीं दे रही थी। हाँ, मैं। तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ को मैंने ही कत्ल किया है और फहद को भी मैंने ही डसा था। इस दफ़ा हुमैरा ने जैसे धमाका किया। तुमने खुद अपने बेटे को डसा? तैमूर यकीन न आने वाले लहजे में बोला। फहद मेरा बेटा नहीं है। हुमैरा ने एक और धमाका किया। हाँ तैमूर, हुमैरा सही कह रही है। फहद मेरी पहली बीवी से है, जो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। हुमैरा मेरे ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से आई थी। वहाँ हम दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हुमैरा की गोद से कोई औलाद नहीं है, इमदाद हुसैन ने बताया। मैं तुम दोनों को शुरू से सारी बात बताता हूँ। ये तकरीबन आज से 25 साल पहले की बात है। नासिर और इमदाद हुसैन का बाप काशिफ सांपों को पकड़कर उनका जहर बेचकर और तमाशा दिखाकर पेट की आग बुझाते थे। एक रात दोनों ने अजीब मंजर देखा। सांपों का एक जोड़ा नागमनी के पास कुंडली मारे बैठा था। दोनों भाइयों के मन में लालच जागी तो उन्होंने दोनों सांपों का खात्मा करके नागमनी हासिल कर लिया। थोड़ी देर बाद जब मैं और हुमैरा वापस आए तो अपने माँ बाप को मुर्दा हालत में देखकर सकते में आ गए। हम दोनों ने अपने माँ बाप की आंखों में नासिर और काशिफ के चेहरे देखे। नासिर और काशिफ नागमनी को पाकर बहुत खुश थे। रात सोने के बाद काशिफ के मन में लालच जागी। उसने अपने बीवी बच्चों को साथ लिया और रातों रात वो घर छोड़ दिया। अब मैंने और हुमैरा ने काशिफ और नासिर की तलाश शुरू कर दी। हम दोनों ने कसम खाई थी कि नासिर और काशिफ के ख़ानदान का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करेंगे। जिस रात काशिफ अपनी बीवी को लेकर भागा, मैंने नासिर की बीवी को डस लिया। बीवी की चीख की आवाज़ पर नासिर की आंख खुली। मरती हुई बीवी ने उससे वादा लिया कि वो मरते दम तक उसके इकलौते बेटे तैमूर की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ काशिफ राजनपुर में नए नाम से रहने लगा। उसने नागमनी को एक डब्बी में बंद करके उस पर एक मंत्र पढ़कर अपनी तिजोरी में रख लिया। काशिफ की ज़िंदगी रोज़ बरोज़ बेहतर होने लगी। ये नागमनी की खासियत थी कि काशिफ बहुत जल्द अमीर हो गया। हुमैरा ने कई मरतबा काशिफ पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो अपने मंत्रों की वजह से बचता रहा। काशिफ को यकीन हो गया था कि वह बहुत जल्द मरने वाला है, इसलिए उसने नागमनी की वो डब्बी इमदाद हुसैन को दे दी, मगर असल हकीकत से आगाह न किया। आखिरकार एक दिन हुमैरा अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने काशिफ को डस लिया। मैंने कई मरतबा नासिर और तैमूर पर हमला करने की कोशिश की, मगर नासिर चौकन्ना था। वो हर रात एक ताकतवर सांप अपनी झोंपड़ी में छोड़ देता। वक्त का पहिया तेज़ी से घूमता रहा। तैमूर, इमदाद और अहमद जवान हो गए, जबकि हम दोनों बहन भाई इस उम्र को पहुंच गए जिस उम्र में हम इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते थे। हम दोनों को नागमनी की भी तलाश थी, लेकिन काशिफ के पढ़े गए इस मंत्र की वजह से हम दोनों बहन भाई इस डब्बी को तलाश नहीं कर पा रहे थे। फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया और इमदाद हुसैन की बीवी, उसका कार एक्सीडेंट हो गया और हुमैरा इंसानी रूप में इमदाद हुसैन के दफ्तर में काम करने लग गई। उसका इतना दिल जीत लिया कि इमदाद उससे शादी करने पर मजबूर हो गया। हुमैरा इमदाद को पहले ही बता चुकी थी
کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک رات میں نے دل میں پکی ٹھان لی تھی کہ ناصر کو ہر حالت میں ختم کروں گا۔ اس مرتبہ بھی مجھے ایک طاقتور سانپ سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن جیت میری ہی ہوئی۔ سانپ کو ختم کرنے کے بعد میں نے ناصر کو ڈس لیا۔ میں کافی زخمی ہو گیا تھا، اس لیے تیمور کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ ادھر حمیرہ نے اسی رات جان بوجھ کر سانپ کی کہانی گڑھ دی کہ اس بنگلے میں سانپ دیکھا ہے، اور پھر اسی رات حمیرہ نے جنت بیوی کا کام تمام کر دیا اور پھر فہد کو ڈس لیا، لیکن اسے تیمور نے بچا لیا۔ آج میں نے احمد کا خاتمہ کر دیا۔ اب میں تم تینوں امداد حسین، تیمور اور فہد کو ختم کرنے کے بعد اپنا ناگمنی لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور میری بہن بھی۔ یہاں تک کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ حرام زادے، تو نے اور تیری اس کمینی بہن نے میرے ماں باپ کا خون کیا۔ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیمور نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نوجوان کے پیٹ میں لات ماری۔ نوجوان کو تیمور سے اس حرکت کی بالکل توقع نہ تھی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے گرا تو تیمور نے تیزی سے منہ میں منتر پڑھ کر اس نوجوان کی طرف ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ نوجوان کے جسم میں تیزی سے آگ لگ گئی۔ نہیں، حمیرہ چلائی، اگر تو نے ہلنے کی کوشش کی تو تیرا حال بھی تیرے بھائی جیسا کر دوں گا۔ تیمور نے حمیرہ کو دھمکی دی۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں جانتا نہیں تھا کہ تو ایک ناگن ہے؟ میں نے تو اسی وقت تیرے جسم کی بو سونگھ لی تھی جب میں اس گھر میں آیا تھا، مگر امداد حسین کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر لانا چاہتا تھا۔ اب تو بھی اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جا، تیمور نے کہا، اور پھر حمیرہ کا حال بھی اپنے بھائی جیسا ہی ہوا۔ امداد صاحب، آپ یہ ناگمنی مجھے دے دیں تاکہ میں سانپوں کو ان کی یہ امانت لوٹا دوں، تیمور نے کہا۔ امداد صاحب، نہیں، امداد بھائی کہو، تم میرے چچا کے بیٹے ہو اور اس طرح میرے بھائی ہو، امداد حسین نے تیمور کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور اب تم میرے ساتھ یہاں رہو گے؟ نہیں امداد بھائی، میں جھونپڑیوں میں رہنے والا ہوں، ان محلوں میں نہیں رہ سکتا۔ یہ حویلیاں، یہ بنگلے آپ ہی کو مبارک، آپ مجھے بس یہ ناگ والی ڈبی دے دیں، تیمور نے کہا۔ تو امداد حسین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ڈبی تیمور کو پکڑا دی اور اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے گلے لگا لیا۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: معراج احمد خان صاحب ہیں، اورنگ آباد، مہاراشٹر، انڈیا سے۔ بابر حسنین ولد خالد حسنین صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا۔ عزیر علی صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا۔ محمد اشرف صاحب ہیں، چیچا وطنی، پاکستان سے۔ عبد الواسع صاحب ہیں، کراچی، پاکستان سے۔ اور غلام حسنین صاحب ہیں، راولپنڈی، پاکستان سے۔ اب تمام لوگوں کے کومنٹس کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔